Hello student, welcome to Anupam Public School and College channel. Today I am going to teach you Social Science class 10th, Rise of Nationalism in Europe. The rise of nationalism in Europe. Dear students, I want to tell you about the chapter first, the rise of nationalism in Europe. राष्ट्रवाद का यूरोप में उदय. First of all, I want to tell you what is nationalism. Nationalism What is nationalism? Nationalism means patriotism, a feeling of love and pride to your own nation state is called nationalism. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज नेशनलिज्म. नेशनलिज्म मीन्स पैट्रियोटिज्म, ए फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड टूवर्ड्स योर कंट्री और योर नेशन स्टेट. अपने राष्ट्र राज्य के प्रति प्रेम और लव की जो भी फीलिंग्स होती है उसे हम पैट्रियोटिज्म बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड्स यहाँ पे आया है नेशन स्टेट. आई वांट टू टेल यू व्हाट इज नेशन स्टेट. नेशन स्टेट क्या है? नेशन स्टेट is one in which every citizen share their feelings towards his language, history, and culture. I want to tell you what is nation state. Nation state is one. नेशन स्टेट वह है इन विच एवरी सिटीजन, जिसमें प्रत्येक नागरिक शेयर देयर फीलिंग्स, जहाँ पर प्रत्येक नागरिक अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करता है अपने लैंग्वेज के प्रति, अपने हिस्ट्री के प्रति, अपने कल्चर के प्रति. नेक्स्ट थिंग्स आई वांट टू टेल यू फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. First expression of nationalism in Europe
I want to tell you the first expression of nationalism in Europe. यूरोप में फर्स्ट टाइम राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ? As I want to tell you, before 1789 there was system of monarchy in whole Europe. There was no democracy in any country. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिफोर 1789 के पहले किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं था, कोई रिपब्लिक नहीं था। उस टाइम पर राजा महाराजाओं का, एम्परर का सिस्टम था। देयर वाज अ मोनार्की सिस्टम इन होल यूरोप एंड एवरी कंट्री। सो नेक्स्ट आई वांट टू टेल यू व्हेन रिपब्लिक और और डेमोक्रेसी सिस्टम came in Europe first time in 1789 French Revolution started in 1789. After that they got freedom. जैसा कि 1789 के बाद जब फ्रेंच का रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ के लोग रिपब्लिक प्राप्त किए एंड दे वांटेड एबोलिशन ऑफ मोनार्की। वे मोनार्की सिस्टम को एबोलिश करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे एंड दे वांटेड टू इस्टेब्लिश ऑफ डेमोक्रेसी। वो वहाँ पर डेमोक्रेसी सिस्टम दे इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी सिस्टम इन फ्रांस फर्स्ट टाइम। जैसा कि वहाँ की पब्लिक, वहाँ के लोग राजा महाराजाओं से, एम्परर सिस्टम से, मोनार्की सिस्टम से ऊब गए थे। Because they have no rights of property, they have no rights of equal before law. Then they established democracy system in France. इस तरीके से फ्रांस में डेमोक्रेसी सिस्टम इस्टेब्लिश होने के बाद after 10 years in 1799 Napoleon Bonaparte established monarchy system in France again. फिर जो है 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में अगेन मोनार्की सिस्टम को इस्टेब्लिश किया और डेमोक्रेसी सिस्टम को ख़त्म कर दिया। बट आई वांट टू टेल यू नेपोलियन स्टार्टेड सीजिंग द पॉलिटिकल पावर इन फ्रांस। सर्वप्रथम नेपोलियन ने क्या किया, जो वहाँ की पॉलिटिकल
पावर्स थी उसको सीज कर दिया, उसको बंद कर दिया। एंड ही मेड नेपोलियनिक कोड, नेपोलियनिक कोड और 1804 सिविल कोड, जिसे 1804 का सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता था। तो नेपोलियनिक कोड बनाने के बाद उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी और कुछ नेगेटिव चीज़ें थी। तो मैं उसके पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। अब मैं बताना चाहता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ें क्या थी नेपोलियन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल ही passed the law equality before law. First of all, he passed the proposal of equality before law. उसने जो है कानून के समक्ष सबको जो है समान रखा, कि सबको जो है, चाहे वो अरिस्टोक्रेसी वर्ग का हो, चाहे वो पीजेंट्री वर्ग का हो, उससे जो है समान अधिकार मिलना चाहिए। नेक्स्ट, ही पास्ड राइट टू प्रॉपर्टी। सेकेंड थिंग्स, उसने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी उसने जो है यह लागू किया कि एवरी सिटीजन्स हैव राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी। प्रत्येक सिटीजन को जो है प्रॉपर्टी का अधिकार है, वह प्रॉपर्टी रख सकता है, उसके पास हो सकती है। नेक्स्ट, ही रिमूव्ड ट्रेड बैरियर। ही रिमूव्ड ट्रेड बैरियर। नेक्स्ट, उसने जो भी ट्रेड बैरियर था उसको जो है रिमूव कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट, ही इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके बाद उसने जो है जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ थी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, उसमें भी इम्प्रूव लाया। अब उसके हम निगेटिविटी के बारे में बात करते हैं कि क्या निगेटिविटी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही started to recruit the people of France in his army। उसने जो है फ्रांस के लोगों को जो है, फ्रांस के नागरिकों को अपने फ्रेंच आर्मी में रिक्रूट करना चालू किया, जिसको जो है सभी लोग जो है पसंद नहीं करते थे, जिसे सब लोग नहीं पसंद कर सकते थे, क्योंकि सभी लोग आर्मी में नहीं जाना चाहते। लेकिन वो ज़बरदस्ती अपने फ्रेंच आर्मी में रिक्रूट करना चाहता था और अपने फ्रेंच आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता था, सो दैट ही कैन अटैक द नेबरिंग रीजन्स, नेबरिंग कंट्रीज़, ताकि वो जो है जो भी उसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आक्रमण कर सके, एंड एक्सपेंस हिज
टेरिटरी और अपने जो है राज्य सीमा को और भी विस्तार कर सके और फैला सके। नेक्स्ट थिंग्स, ही पास्ड सेंसरशिप। आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाट इज सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या है? उस समय कोई भी मीडिया वाला, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो है फ्रेंड्स का पर्सन उसकी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता था। जो भी अगर क्रिटिसाइज़ करता था तो उसको ख़त्म करवा देता था। नेक्स्ट, ही इंक्रीज्ड टैक्स। नेक्स्ट थिंग्स, उसने जो है जो वहाँ पे टैक्सेस थे वो जो है बढ़ा दिया, जिसका वहाँ के लोगों ने अपोज किया, उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाए। एंड नेक्स्ट थिंग्स, ही वाज एक्सपेंडिंग हिज territories in neighboring countries like प्रब को हम बोल सकते हैं, जिसको शॉर्ट में, जिसका फुल फॉर्म है प्रसिया। आर मीन्स रसिया, A means Austria, B for Britain. These four countries, ये चारों देश जब नेपोलियन ने अपना विस्तार करने लगा, जो भी नेबरिंग कंट्रीज थे वहाँ पर कब्जा करने लगा, तो जो भी प्रब देश थे यानी प्रसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन्होंने इसके अगेंस्ट में जो है आवाज़ उठाए एंड दे साइन ट्रीटी ऑफ वियना। इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना की संधि पर जो है, ट्रीटी पर जो है साइन किए, हस्ताक्षर किए। ये फोर कंट्रीज़ के लोग, प्रसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के लोगों ने, और इन्होंने 1815 में वाटरलू बैटल, they started the battle of Waterloo in 1815। इन्होंने 1815 में वियना की जो है ट्रीटी करके, वियना पर जो है संधि करके, इन्होंने जो है वाटरलू का युद्ध लड़ा। They again established Bourbon dynasty। These countries like Prussia, Russia, Britain, Russia, Prussia, Britain, Austria, these countries attacked on Napoleon Bonaparte and they defeated Napoleon। इन्होंने नेपोलियन को जो है, इन कंट्रीज़ के लोगों ने मिलकर नेपोलियन को डिफीट कर दिया। They again established, these countries established
established monarchy system in फ्रांस। अब नेपोलियन को डिफीट करने के बाद इन कंट्रीज़ के लोगों ने फ्रांस में अगेन जो है मोनार्की सिस्टम इस्टेब्लिश किए। ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कोई नया सिस्टम लागू हो जैसा कि नेपोलियन कर रहा था। उसने जो है फिर वही जो पहले से बोरबॉन डायनेस्टी चलता था, बोरबॉन डायनेस्टी, इन्होंने अगेन जो है बोरबॉन डायनेस्टी को जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश किए। और जैसा पहले एम्परर सिस्टम चलता था, मोनार्की सिस्टम चलता था, राजा महाराजाओं का सिस्टम चलता था, वही सिस्टम वहाँ पे अगेन वे वहाँ पे लागू कर दिए। अब नेक्स्ट थिंग्स आई वांट टू टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। I want to tell you how was the structure of यूरोपियन सोसाइटी। यूरोपियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था, ढांचा क्या था। एट द टाइम देर वर टू क्लासेस। फर्स्ट वाज अरिस्टोक्रेसी क्लास, सेकेंड वाज पीजेंट्री क्लास। उस समय दो क्लास के लोग थे यूरोप में, फर्स्ट अरिस्टोक्रेसी क्लास के लोग और सेकेंड पीजेंट्री क्लास के लोग। अब मैं बताना चाहता हूँ कि अरिस्टोक्रेसी में कौन कौन से लोग थे। अरिस्टोक्रेसी मीन्स कुलीन तंत्र या जो रिच लोग थे, और पीजेंट्री क्लास में वो लोग थे जैसे फार्मर जिसको आप बोलते हैं या किसान वर्ग बोल सकते हैं। अरिस्टोक्रेसी में हायर क्लास के लोग थे, हायर क्लास, और लैंडलॉर्ड लोग थे, लैंडलॉर्ड। तो अरिस्टोक्रेसी में हाई क्लास के लोग थे, लैंडलॉर्ड लोग थे, जमींदार लोग थे। बट देयर पॉपुलेशन वाज लो, उनकी पॉपुलेशन जो थी लो पॉपुलेशन थी, उनकी जो जनसंख्या थी बहुत कम थी। लेकिन ऑल डोमिनेटिंग पावर वाज वेस्टेड इन अरिस्टोक्रेसी क्लास। डोमिनेटिंग पावर जो था, डोमिनेटिंग पावर was vested in अरिस्टोक्रेसी क्लास। जो भी शासन करने की जो डोमिनेटिंग पावर था वो अरिस्टोक्रेसी क्लास के पास था। ऑल राइट्स, सभी राइट्स अरिस्टोक्रेसी के पास था। एंड नेक्स्ट वाज पीजेंट्री क्लास, whom you can say फार्मर क्लास, जिसमें लैंडलेस लेबरर लोग थे, लैंडलेस लेबरर्स। नेक्स्ट मोर पॉपुलेशन, उनकी जो जनसंख्या थी अधिक थी। नो राइट्स, I want to tell you the peasantry class have more population, but they had no rights, equality before law or any kinds of law.
आफ्टर मिडल ऑफ 18th century, नेक्स्ट क्लास केम इन यूरोप। यूरोप में एक तीसरा वर्ग आया, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास वाज इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास आया इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास। जैसा कि यूरोप में टिल द मिड ऑफ 18th century देयर वाज नो नेशन स्टेट। जैसा कि मध्य 18वीं शताब्दी तक यूरोप में कोई भी जो है नेशन स्टेट नहीं थे। वहाँ पर जो है एम्परर सिस्टम था, वहाँ पे मोनार्की सिस्टम था। तब जब जो है वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, नई नई मशीनें आई, एजुकेशन सिस्टम सही हुआ, तो वहाँ पे एक थर्ड क्लास आया, न्यू मिडिल क्लास, जिसमें एजुकेटेड लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, टीचर लोग थे, डॉक्टर लोग थे। तो जाहिर सी बात है, जब पढ़े लिखे लोग होंगे तो जब उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा, उनका शोषण होगा, तो अपनी आवाज़ जो है उठाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो हायर क्लास के लोग थे, जो अरिस्टोक्रेसी क्लास के लोग थे, उनके विरुद्ध जो है अपनी वॉइस को जो है उठाए। और उन्होंने दे डिमांडेड इक्वलिटी बिफोर लॉ। उन्होंने जो है मांग किया कि हमें भी जो है कानून के समक्ष समानता मिलना चाहिए, हम लोग भी जो है इक्वल, कानून के जो है समक्ष इक्वल हैं। एंड दे डिमांडेड फॉर इक्वलिटी फॉर प्रॉपर्टी। उन्होंने मांग किया कि हम लोगों को जो है प्रॉपर्टी में भी जो है इक्वलिटी होना चाहिए, हम लोगों को भी जो है प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है। इन दिस वे दे raised his voice, they raised their voices against higher class। और उनके साथ में जो लोअर क्लास के लोग थे, जो पीजेंट्री क्लास के लोग थे, वो भी मिल गए, क्योंकि उनका भी शोषण हो रहा था। तो न्यू मिडिल क्लास और पीजेंट्री क्लास दोनों लोग मिल करके जो है इन्होंने जो है स्ट्रगल करना चालू किया। आफ्टर सम टाइम दे अगेन एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन यूरोप। उन्होंने जो है स्ट्रगल करने के बाद, वहाँ पे संघर्ष करने के बाद, वहाँ पे अगेन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम को जो है इस्टेब्लिश किया। जैसा कि वहाँ पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं था, मोनार्की था लेकिन वहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं था, और जिसमें जो है कुछ कानून नहीं थे, नियम नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम इस्टेब्लिश होने के बाद उन्होंने जो भी और नेबरिंग कंट्रीज थे, जैसे इटली, जर्मनी एंड ग्रेट ब्रिटेन, इन्होंने जो है कुछ कंट्रीज़ को मिलाकर एक यूनिफिकेशन किया। ये जो है कुछ देश मिल करके जो है एक कंट्री बनाए, और वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम को सुचारू रूप से जो है स्थापित किया। ये वीडियो यहीं तक, अगले चैप्टर में अगले दिन बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।
दैट्स ऑल।